जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन, ठीक। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पहले भी आपको बता चुके हैं हम कि क्या इसमें खासियत है कि ग्रेविटेशन क्या है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हम अगर मून की ओर देखें तो हम देखते हैं कि मून अर्थ के चारों तरफ क्या करता रहता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है और घूमता रहता है हमेशा। कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है, मन में ऐसा भी आता है कि ये जो मून है वो अर्थ की ओर क्यों नहीं खींच जाता, क्योंकि अर्थ के पास तो अपनी कोई पावर है जो चीजों को खींचती है, क्योंकि एक पेन पेंसिल कोई भी चीज ऊपर से हम छोड़ दे तो नीचे फ्रीली वो नीचे ग्राउंड की तरफ जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सन के पास अपनी एक, क्योंकि सन बहुत ह्यूज है अर्थ के कंपेयर में, बहुत बड़ा है, और सन के अराउंड जो है अर्थ चक्कर लगाती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है। तो मन में ये भी आता है कि सन क्यों नहीं अर्थ के पास, अर्थ क्यों नहीं सन के पास चला जाता है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो अपनी अपनी ऑर्बिट्स पर अपनी अपनी जगह पर रहकर ये काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर इन सब के पास कुछ ह्यूज मास है, ऐसी पावर्स हैं जो चीजों को अपनी ओर खींचती हैं, तो क्यों नहीं चली जाती। और इन सब का एक जवाब है द बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। ये एक ऐसा फोर्स है, या एक ऐसा कोई कह सकते हैं मिस्टीरियस फोर्स है, जो पूरे यूनिवर्स को बाइंड करके होल्ड करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मून क्यों नहीं अर्थ की तरफ गिरता है, तो उसका एक हमें छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि एक छोटा सा आप स्टोन लीजिए और स्टोन को एक धागे से बांधिए, और धागे से बांध के उसको गोल ऑर्बिट में क्या करते रहिए, घुमाते रहिए। घुमाते रहेंगे वो घूमता रहेगा, और जैसे ही आप उस थ्रेड को, धागे को छोड़ देंगे, तो वो आपका सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा और वो स्टोन वहीं पर गिर जाएगा। इससे क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि जब तक एक हम सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि हमारा जो एक थ्रेड था, थ्रेड में टेंशन थी, जो कि हमने उसको घुमाने की कोशिश हम कर रहे थे, ये टेंशन जो फोर्स था वो एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, और ये पूरा का पूरा जो स्टोन था वो क्या कर रहा था, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था। यानी कि कोई एक ऐसा फोर्स हम लोगों ने यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स दिया धागे के टेंशन के रूप में, कि ये स्टोन बंधा रहा और सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहा। जैसे ही टेंशन कम हुई, यानी कि ढीला मैंने हम लोगों ने छोड़ दिया थ्रेड को, तो ये स्टोन क्या हुआ कि अपने एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा या वहीं पर गिर जाएगा। सेम चीज मून के साथ है। एक ऐसा फोर्स जो मून को अपनी ऑर्बिट में फिक्स रखता है और वो लगातार अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टोन धागे से बांधने के बाद अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। ये मून भी अर्थ के अराउंड ऐसे ही घूमता रहता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि और ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से मिल रहा है? ड्यू टू द, या हम कह सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स किस तरह का है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो कि मून को अपनी ऑर्बिट में रख के सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको और एक हमने इंपॉर्टेंट बात अभी बात करते हुए बताई थी। हमने बताया था आपको, क्या बताया था, हमने बताया आपको कि अगर हम क्या करें कि उसको छोड़ दें, किसको, अगर हम एक जो स्टोन को हम लोगों ने थ्रेड से बांध रखा है, इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, और अगर छोड़ देते तो स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। अब सिंपल सा लॉजिक है कि आपको मालूम है कि अगर सर्कल पर हम टेंजेंट, आपने हमेशा कई बार करा है, और यहाँ पर देखो इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ए बी सी आपको एक लाइन दिख रही है, और एक टेंजेंट है ये सर्कल पर, तो स्ट्रेट लाइन में जैसे स्टोन चला जाएगा, क्योंकि टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन में ही टच करते हुए सर्कल को जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, और न्यूटन ने क्या बताया कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपको मालूम है एक साथ इक्वेशन में लिखते हैं तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड देन ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर फार्मूला है F इक्वल टू जी एम एम डी अपॉन क्या बन गया, आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये फार्मूला हो गया है ना, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें फार्मूले में किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। एनी क्वेश्चंस? ठीक, वो सिंपल सा फार्मूला है। नो सर। एंड ग्रेविटेशन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन न्यूटन ने बताया तो ही आया, न्यूटन के पहले ग्रेविटेशन नहीं था, हाँ पहले भी था। हमारे यहाँ एनिशियंट जो साइंस थी इंडिया में बहुत ज्यादा उन्नत थी, है ना, बहुत ज्यादा उन्नत थी।
और ये लॉन्ग बैक यानी बहुत साल, हजारों साल पहले एक भास्कराचार्य करके साइंटिस्ट हुए एनिसेंट इंडिया में, जिन्होंने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट जो है पूरा पूरा एक्सप्लेन करा है। और वो बहुत सारे जो पांडुलिपियां उस समय लिखी जाती है, जैसे आप आज के समय में टेक्स्ट बुक देखते हैं, है ना, अपनी नोटबुक देखते हैं, वैसे पहले पांडुलिपियां लिखी जाती थी। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। पास्ट में ऐसा रहा कि बहुत सारे आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारा जो भी ये खजाना था एक तरीके से, है ना, जिसे कहते हैं नॉलेज का, उन सबको जला दिया, खत्म कर दिया। आपको मालूम होगा कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है, वो पूरे विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। और गौरव की बात है कि वो अपने देश इंडिया में, ठीक है, बिहार में। वहां पर बहुत सारी पांडुलिपियां में ऐसे लिखे हुए जो अभिलेख और पेपर्स रखे थे, लेकिन जल गए बहुत सारे। फिर भी उसके अंश कई जगहों पर हम लोगों को आज मिलते हैं। तो भास्कराचार्य जो साइंटिस्ट थे, वो अपनी जो बेटी थी, डॉटर थी, लीलावती नाम था उनका, उनसे बात करते हुए उन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा है। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि कैसे जो अर्थ, क्योंकि जो उनकी डॉटर है लीलावती, वो क्वेश्चन पूछती है कि जो है अपने फादर से, कि अर्थ किस पर टिकी हुई है, किसके सहारे टिकी हुई है। तब भास्कराचार्य उनको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे अर्थ है, ठीक है, सन है, मून है, ये सब किसी के सहारे नहीं टिके हुए हैं। इन सबको एक फोर्स ने बाइंड कर रखा है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ये बात वो पूरी एक्सप्लेन करी। तो एनिसेंट इंडिया में ये सारी चीजें ऑलरेडी जो है आई हुई हैं। और आपको भी अगर कहीं पर गूगल में मिलता रहे तो उसको जरूर आप पढ़ते हुए चलिए। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपके मन में कोई डाउट नहीं है, हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, जो अभी हम बता रहे थे वही चीज है। यहाँ पर जी क्या है? जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो कि ऑलवेज फिक्स रहता है। कैपिटल जी यूनिवर्सल वर्ड का मतलब ये होता है कि पूरे ब्रह्मांड में सब जगह उसकी वैल्यू एक ऐसी होती है, सेम होती है ना। ठीक। तो ये कुछ जो आइजैक न्यूटन के बारे में है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। अब यहाँ से देखिए, एक और हमने काम यहाँ पर काम किया गया है कि यहाँ पर ग्रेविटेशन का वैल्यू निकाला गया है ना। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं G इक्वल टू, वो वही फार्मूला है ना, जो फार्मूला अभी देख के आ रहे थे, G इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ठीक है, ये क्या करा गया, F इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर था, तो जी की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कि वैल्यू कैसे आई होगी? नो सर। अब इसको नो देखो, सर। जी की वैल्यू, जी का वैल्यू मिल गई, इसकी यूनिट निकालनी तो बहुत सिंपल है निकालना। जैसे जी एफ की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाई में डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर, है ना, ये देखिए। ठीक, और अपॉन कितना हो गया, किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि दोनों मास है। केजी स्क्वायर। मास की यूनिट कितनी होती है, किलोग्राम स्क्वायर। केजी। ठीक, तो इसमें किसी को डाउट, तो वो सिंपल से यूनिट भी निकल आई। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, देखिए वैल्यू, जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, देखो जी की वैल्यू आपको दिख रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तो इस न्यूमेरिकल में ये जी की वैल्यू बहुत काम आएगी। 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से आपको। नो सर। ओके, सर। तो लेट्स मूव फर्दर। और डीपली हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। फिर ये न्यूमेरिकल है कुछ, देखिए इसमें, इस न्यूमेरिकल को आप देखिए कितना आसान है न्यूमेरिकल लगाना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है आपके लिए। जैसे इसमें क्वेश्चन है द मास ऑफ अर्थ दिया गया है इतना, ये होता ही है, आप नोट भी कर सकते हैं कहीं पर। ये फिक्स मास है अर्थ का, ऑलमोस्ट 6 × 10⁻24 kg। फिर मून का मास दिया है 7.4 × 10⁻22 kg। ओके, और जो डिस्टेंस दी गई है जो है अर्थ और मून के बीच की, वो 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर दिया गया है। और जी की वैल्यू आपको वैसे भी याद है और यहाँ पर दी भी है। पूछा क्या है आपसे कि फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अर्थ का मास ज्यादा है तो वो कैपिटल एम हो गया, मून का मास अर्थ के कंपेयर में कम है तो बस स्मॉल एम हो गया। डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है तो उसको आप, सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको क्या करना है, इसको मीटर में बदल लेना है। तो 3.84 इंटू, और यहाँ पर ये जो बीच का आपको नहीं दिख रहा है, ये साइन या मल्टीप्लीकेशन का लगा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे। जी की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी 6.67 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं जरा इसको। हाँ, अब सारी वैल्यू मिल गई आपको, आपको फार्मूला मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है।
आपको यहाँ पर ये फार्मूला रखना है, इक्वल टू जी एम एम अपॉन स्मॉल एम डी स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, इतना आ गया। यानी कि जो अर्थ है मून पर 2.01 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन का फोर्स लगाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी, आपको कम से कम अभी आप 9th क्लास में क्रॉस कर गए, आपको 40 से ज्यादा टेबल आपको याद होगी, एटलीस्ट 40 की टेबल तो याद होनी चाहिए, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पावर को की कैलकुलेशन आपको आसान करना है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले पावर का कैलकुलेशन कर लीजिए। ये 10 की पावर 11 माइनस का 11 है, ये थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, ये कुछ चीजें दिख नहीं रही यहाँ पर ठीक से। -11 है, ये प्लस का 24 है, प्लस का 22 kg, और 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें जब पावर को सबसे पहले सॉल्व करिए, तो 10 की पावर -11, आपको मालूम है मल्टीप्लाई में पावरें क्या होती है, ऐड होती है, तो इसमें ये प्लस का कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 22 हो गया, ठीक है ना, और माइनस, अब यहाँ पर 10 की पावर 8 का स्क्वायर, 10 की पावर 16, 8 टू 16 हो जाती है पावर, और ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर कितनी आ गई, -16 आ गई। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना है ना, तो 10 की पावर 24 प्लस 22 इसको सॉल्व करेंगे तो 4 to 6 हो गया, ठीक, 2 to 4 हो गया, 46 है ना, और 46 -16 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 30, और 30 में 11 कर दीजिए तो 10 की पावर कितना आ गया 21। तो ये सबसे पहले काम होता है, आपको पावर सॉल्व कर लिया जाए। ये देखिए पावर सॉल्व हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद ये जो बाकी जो स्टेप बचा उसका मल्टीप्लाई वगैरह आप करा लेंगे, तो जब पूरा सॉल्व कराएंगे तो एक पावर कंज्यूम हो जाएगी कहीं, तो 10 न्यूटन आएगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू भी है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा होता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें एक यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट करना है, बता देना है। राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नेट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑन द मून ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये भी अभी आप पढ़ के आए, इससे ही आप वैल्यू निकाल लेंगे। F इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, देन फिर इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या है हमको पता चलता है कि अर्थ को कौन सा फोर्स बाइंड करके रखता है, अर्थ के अराउंड जो मून रिवॉल्व कर रहा है उसके बारे में पता चलता है, जो प्लैनेट मोशन कर रहा है सन के अराउंड में उसके बारे में पता चलता है, और जो टाइड्स आते हैं हमारे यहाँ ओशियन है उसमें जो टाइड आते हैं वो ड्यू टू द मून एंड द सन आते हैं। लेट्स मूव ऑन द फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है कि अगर आप एक पेन को लीजिए और उस पेन को आप क्या करें कि ऊपर से छोड़ दें, है ना, फ्रीली बिल्कुल छोड़ दे, तो आपको मालूम है नीचे की तरफ आएगा। यानी कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लगातार क्या आता है, नीचे की तरफ आता रहता है, उसको फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है हमेशा आपको नीचे आता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसका कारण भी है, क्योंकि अर्थ जो है चीजों पर जो अपना फोर्स लगाता है वो होता है F इक्वल टू mg। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अर्थ ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाता है, तो आपको ध्यान में रखना है F इक्वल टू mg। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, और आपको ये भी मालूम, और यही F इक्वल टू mg जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होता है। यानी अर्थ की जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है, ठीक है, वो जो है ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होती है। कई बार क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ होता है तो उसकी जो है पर सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है बढ़ती जाती है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग then the time rate of increase in velocity is known as the acceleration due to gravity। ठीक है, हमेशा ग्राउंड की तरफ आपको मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर mg जो कि अर्थ का फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है mg, और जो ग्रेविटेशन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, तो आपको मालूम उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये आपको पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और यही चूंकि, और ये मिल कहाँ से रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स ऑफ अर्थ। तो ये अगर m और इस m को आप काट देंगे तो देखिए आपको मिल गया स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन डी स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जहां जरूरत हो वहां पर पॉज करके आप वीडियो को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें नहीं है कि जो है हम अगर आगे बढ़ जाए तो नोट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर जरूरत जहां पे पड़ती है तो वहां पर रोक कर नोट भी किया जा सकता है वीडियो पॉज करके। ठीक, ये फार्मूला आ गया। अब अर्थ की जो जनरली अगर अर्थ के सरफेस से कोई चीज नीचे गिरती है
या अर्थ के सरफेस की ओर आ रही है कोई चीज, तो आपको मालूम उसको आप वहां पर रेडियस ऑफ अर्थ ले ली जाती है डिस्टेंस की जगह। देन फिर ये देखिए क्वेश्चन है, या क्वेश्चन मान लीजिए या इसमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट आपको करना है कि क्या कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो स्मॉल जी की वैल्यू को भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए कैपिटल जी मालूम है, अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg मालूम है, अर्थ की रेडियस होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। इन सब को अगर आप पुट कर देंगे, पहले पावर सॉल्व कर लीजिए, हमने बताया है, तो ऑटोमेटिक ग्रेविटी की जो वैल्यू ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। ऑलमोस्ट ये फिक्स रहती है, लेकिन जगह जगह पर अर्थ की कुछ प्लेसेस ऐसी है या डेसिमल में 9 तो फिक्स रहेगा, लेकिन उसके बाद डेसिमल में कहीं पर चेंज भी हो जाती है, जैसे कहीं पर 0.9 हो जाती है, कहीं 0.7 हो जाती है। अर्थ का पोल है, अर्थ की इक्वेटर, उसके अकॉर्डिंग कुछ जगहों पर ये चेंज भी हो जाती है। तो ये ग्रेविटी की बात हमने आपको बताई, ठीक है। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप हमको बता सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, नो सर। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में चीजें गिरती हैं, तो वहां पर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है, तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन चेंज हो जाती हैं। अभी तक आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या पढ़ी है, मालूम है ना आपको? ये पढ़ी है, v = u + at पढ़ा है, s = u + at, हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2s पढ़ा है। लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं ये चेंज हो जाती है, ठीक। अब चेंज कैसे होती है तो हम आपको बताएं। अगर मोशन ऊपर से नीचे की तरफ है तो ग्रेविटी प्लस है, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है, तो v तो वैसे ही रहेगा, देखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए u आ जाएगा और a की जगह क्या आ जाएगा? जी। गुड। जी। तो एक्सेलरेशन जो a है उसकी जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। तो भैया ये आ गया v = u + gt आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो भाई, ठीक। फिर इसके बाद दूसरी इक्वेशन है, तो डिस्टेंस थी अभी, तो यहाँ पर हाइट आ जाएगी, क्योंकि ऊपर से चीजें नीचे गिर रही हैं, तो ut, ठीक है ना, और प्लस हाफ gt स्क्वायर हो गया। ये देखिए ये आ गया, ये हो गया gt स्क्वायर, ठीक। तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? v स्क्वायर v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2gh 2gh। लेकिन ये कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कहां से कहां आ रहा होगा? ऊपर से डाउन। ऊपर, मोशन डाउनवर्ड होगी, ठीक है। और जब नीचे नीचे से ऊपर जाएगा तो हर जगह क्या रख देंगे हम लोग? हर जगह माइनस जी। फार्मूले बदल के हो जाएंगे v = u - gt, h = ut - हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, और v स्क्वायर = u स्क्वायर - 2gh। ये फार्मूले लगते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जब फ्री फॉल होगा, क्या होगा? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल होगा तो मालूम है आपको क्या हो जाएगा? फार्मूले में क्या फर्क पड़ेगा, किसी को मालूम है? फ्री फॉल है, अगर फ्रीली कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो हमेशा ध्यान रखिए वहां पर u 0 हो जाता है, u की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये ध्यान रखना सब। जब फ्री फॉल होगा मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रेस्ट से गिरना स्टार्ट कर रहा है, तो u 0 हो जाता है। तो फार्मूले में केवल क्या बचेगा? v = gt, h = हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर = 2gh। क्लियर हो गया ना? समझ गए ना? किसी कोई दिक्कत इस चीज में? नो सर। ओके, देन फिर इसके बाद इसका एक प्रॉब्लम आया है यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम देखें। तो देखिए इस प्रॉब्लम में एक कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। एक कार है, ठीक है, किसी लेज से गिरती है, हाँ, और उसमें फिर जो है आपसे पूछ रहा है कि भाई 0.5 सेकंड में ग्राउंड में पहुंच जाती है, कि किस स्पीड से ग्राउंड पे टकराएगी, फिर एवरेज स्पीड क्या होगी, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब एच बताना है, वी बताना है, फिर उसकी एवरेज स्पीड भी बतानी है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, पहले कुछ बताया ही नहीं है, लेज से गिर रही है सीधे, तो u 0, a की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ऑफ द कार भी आ जाएगी, क्योंकि कार भी तो एक्सेलरेट कर रही है ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से,
क्यों भाई, ऊपर स्वाभाविक सी बात है, ग्रेविटी के अंडर में है तो जो जी है वही ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप v इक्वल टू जी टी भी लिख सकते हैं, एटी भी लिख सकते हैं। इन्होंने 80 लिख दिया, आप जीटी लिख दीजिए। 10 इंटू 0.5 तो भाई स्पीड फाइनल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराएगी ग्राउंड से। देन फिर दूसरा पूछा एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज के लिए आपको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 कर दीजिए। 0 प्लस वाई अपॉन 2 कर दिया, 2.5 मीटर पर सेकंड हो गई। कह रहे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो अभी हम आपको बता के आए हैं कि फार्मूला होता है h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। बताया था ना फार्मूला अभी? यस सर। हाँ ध्यान रखना, u 0 हो गया इसलिए ये फार्मूला ऐसा हो गया बस। ठीक है, तो आप 1/2 जी की वैल्यू रखे, टी का स्क्वायर कर दीजिए, खत्म हो गया, सारे आंसर निकल आए। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आसान सा है ना? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। और ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें बस इसमें डिफरेंस क्या आया है वो देख लीजिए। एक ऑब्जेक्ट है वर्टिकली ऊपर भेज दिया गया है तो जी माइनस का हो जाएगा। 10 मीटर की हाइट तक ऊपर गया, और जब देखिए जब ऊपर जाके लौटने लगता है तो यानी कि वहां उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्लियर हो गई बात ना? जब ऊपर से चीजें नीचे आती हैं तो u 0 हो जाता है, लेकिन जब नीचे Yes, से sir. ऊपर भेजते हैं कोई चीज तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। भाई अगर फाइनल वेलोसिटी कुछ होती तो और ऊपर जाता, ऊपर तो जा नहीं रहा है ना, नीचे आ रहा है ना। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है। फिर इसमें पूछ रहे वेलोसिटी, पूछ रहा है u, पूछ रहा है कि जिस वेलोसिटी से फेंका गया था वो कितना होगा, ऑब्जेक्ट जो है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो वो सिंपल है, तो आपको फार्मूला लगाना है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब टॉप मोस्ट डिस्टेंस पे जाके v 0 हो जाएगा, मैंने बताया अभी, यू स्क्वायर वही रहेगा, और ए जो ए लिखा है वहां पर माइनस का जी लिखा जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं आप, और एच की जगह 10 मीटर हो जाएगा। सॉल्व कर लिए तो देखिए यू आ गया 14 मीटर पर सेकंड। फिर v इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा दीजिए तो देखिए टाइम निकला है 1.43 सेकंड। तो दिक्कत समझ में आ गया? नो सर। यस क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज द फ्री फॉल। क्लियर हो गई बात? क्या हमने बताया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट falling from rest under the influence of gravity then it is called the free fall. Acceleration due to gravity क्या है? When an object is falling towards the earth then the rate of increase in velocity is called the acceleration due to gravity. ठीक है? यस सर। फिर इसके बाद आता है Yes, मास। sir. क्या है कि कोई भी बॉडी जितना मैटर कंटेन करती है, ठीक है, उसको मास बोलते हैं। द मैटर कंटेन बाय अ बॉडी इन इट इज कॉल्ड द मास। जैसे बैलून है, बैलून को आपने फुला दिया तो उसके अंदर क्या भर दिया? एयर भर दिया ना, यानी कि एयर मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस, तो उसमें एयर अंदर भर गया, यानी कि मैटर हमने जो कहा, तो मैटर क्या है वहां पर? एयर है। ठीक, देन व्हाट इज द वेट। तो वेट क्या, वेट के बारे में अभी हमने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अगर आप अभी जिस चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हैं वो चेयर अचानक से आपके नीचे से खींच ली जाए, या फिर अगर आप सपोज कर लीजिए चाहे ग्राउंड फ्लोर पे हो फर्स्ट फ्लोर पे हो, जहां पर बैठे हो अचानक से उतनी सी जमीन में गड्ढा हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई? नीचे की तरफ जाएंगे ना। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि लगातार अर्थ क्या कर रही है? चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है, और इसी फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेट कहते हैं। W इक्वल टू mg करके हम लोग दिखाते हैं। फिर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब मून के साथ क्या होता है? तो जो मून पर ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो 1/6 होता है एज कम्पेयर टू द अर्थ। ठीक है, इतना जो कैलकुलेशन दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। नहीं तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, ये जो फार्मूला दिख रहा होगा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है, WM यानी वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इक्वल टू द 1/6। ठीक है, ये केवल Yes, आपको sir. इतना याद करने की जरूरत है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ 1/6 टाइम होता है। या ये भी कह सकते हैं कि मून पर जो वेट है वो 1/6 टाइम होता है वेट ऑन अर्थ। 60 जो है न्यूटन का वेट अगर है अर्थ पे, तो मून पे 60/6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। तो आप इसको जो है पॉज करके नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं अगर नोट्स में नहीं लिखा है तो। ठीक है, ये हो गया वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून हो गया। फिर इसका देखो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वेट पूछा है, निकाल लिया आसानी से। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पे 10 है, तो बताइए मून पे कितना होगा? हमने कहा 1/6 कर दो, हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट।
तो डिफरेंस क्या है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट में? तो बड़ा सिंपल सा है कि मास क्या है, जस्ट मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता मैटर है। ऑक्यूपाई द स्पेस, कितना मैटर कंटेन कर रही कोई बॉडी वो है। जबकि वेट क्या है कि जिस फोर्स से अर्थ चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है, व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ? ऐसा क्यों है? चूंकि मास तो सब जगह सेम होता है ना, मास यूनिवर्सल चीज है। 5 kg का ऑब्जेक्ट है, वो 5 kg का ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा, लेकिन वेट बदलता है क्योंकि ग्रेविटी बदल रही। तो दरअसल ग्रेविटी 1/6 है अर्थ की मून पर, दैट इज वाई वहां पर वेट भी कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द जो है ग्रेविटेशन। तो सबको समझ में आया? कोई ऐसा Yes, टॉपिक sir. नहीं समझ में आया हो? नो सर। No, sir. ओके, सो आज की क्लास में इतना ही, पूरा रिवीजन हो गया, इसकी एक्सरसाइज दोबारा से लगा लीजिए। अब नेक्स्ट वीक में जो क्लास एक तरीके से हम लोग जो है